वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज हो गई है 28 मई 2020 और लगाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा का टेस्ट नंबर 361। इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। देखिए, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 361 तक पहुँच सकते हो। तो 28 मई का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टेस्ट नंबर 1 का सिकाडा जो हाल ही में समाचारों में रहा, क्या है सिकाडा? देखिए, सिकाडा कीट की एक प्रजाति है जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पेड़ों की जड़ों या ज़मीन के नीचे बिताते हैं। एक बार ज़मीन से बाहर निकलने के बाद इनका जीवन काल अत्यंत कम ही होता है, जैसे कि 2 से 4 हफ्तों के बीच का। नर सिकाडा मादाओं को आकर्षित करने के लिए 100 डेसिबल तक की एक तीव्र ध्वनि निकालते हैं। ये सारे के सारे कथन करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, सिकाडा एक प्रकार के कीट की प्रजाति है जो अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भूमिगत रूप से बिताती है। ये कीट प्रत्येक 13 से 17 वर्षों के बाद मिट्टी के बाहर कीट जो है मिट्टी से बाहर निकलते हैं, और एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद इनका जीवन काल केवल 2 से 4 हफ्तों के बीच ही होता है। ये कीट अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पेड़ों की जड़ों या ज़मीन के नीचे बिताते हैं, जहाँ ये जाइलम पर निर्भर होते हैं, और जब ये बड़े होते हैं तो एक साथ लाखों की संख्या में प्रजनन के लिए बाहर आते हैं। इनमें नर सिकाडा मादाओं को आकर्षित करने के लिए 100 डेसिबल तक की एक तीव्र ध्वनि निकालते हैं। आपको घास में एक आवाज़ सुनाई देती होगी, ची 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 ची, जिसको आप झिंगुर बोलते हो, झिंगुर जैसी आवाज़, वही है सिकाडा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बग बाउंटी कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा, क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा खामियों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है, और इस कार्यक्रम का आयोजन माई गवर्नमेंट टीम द्वारा किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप में खामियां खोजने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बग बाउंटी कार्यक्रम। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। बिल्कुल 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 1 लाख रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा उन डेवलपर्स को जो आरोग्य सेतु में खामियां निकालेंगे। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, बग बाउंटी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय डेवलपर समुदाय को आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा खामियों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो भी डेवलपर्स में पुख्ता खामी खोजेगा उसे 1 लाख रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन माई गवर्नमेंट टीम द्वारा किया गया है, जो सरकार के डिजिटल कार्यक्रमों को ऐप के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने का काम करती है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में साइबर अपराधियों ने कितने करोड़ भारतीयों की निजी जानकारियां डार्क वेब पर लीक कर दी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में फेसबुक और शिक्षा से जुड़ी वेबसाइट अनअकैडमी को हैक किया था? कितने करोड़ भारतीयों का डेटा लीक हुआ है? 2.9 करोड़ भारतीयों का डेटा लीक हुआ है। हालांकि हर एक दिन किसी न किसी भारतीय नागरिक का या स्टूडेंट का डेटा लीक होता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है, 2.9 करोड़। तो देखिए, हाल ही में साइबर अपराधियों ने 2.9 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारी डार्क वेब पर लीक कर दी है। यह खुलासा ऑनलाइन इंटेलिजेंस कंपनी साइविल ने किया है। साइबर अपराधियों पर नज़र रखने वाली ऑनलाइन इंटेलिजेंस कंपनी साइविल ने हाल ही में फेसबुक और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी अनअकैडमी को हैक किए जाने की जानकारी दी थी, और इस बार नौकरी की तलाश कर रहे 2.91 करोड़ भारतीय अपने 2.91 करोड़ भारतीय लोगों के डाटा लीक किए गए हैं। हालांकि इस तरह की जानकारी अमूमन लीक होती रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में डाटा चोरी हुई है और उसे डार्क वेब पर डाला गया है। इसमें शिक्षा और निवास संबंधी निजी जानकारियां हैं। जानकारियों में जैसे शिक्षा, पता, ईमेल, फ़ोन, योग्यता, कार्य अनुभव आदि भी शामिल है, और नौकरी संबंधी जानकारी देने वाले कई नामी भारतीय वेबसाइट के स्क्रीनशॉट भी साइविल ने पोस्ट किए, और कंपनी उस स्रोत का पता लगा रही है जहां से डेटा लीक किया गया है। अच्छा, साइविल ने अपने बयान में कहा है कि साइबर अपराधी इस तरह की निजी जानकारियों की ताक में रहते हैं ताकि लोगों के नाम पर वे घोटाला कर सकें या फिर जासूसी करने जैसे कार्यों को अंजाम दे सकें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। उस एक्सप्लेनेशन में एक नाम आपको सुनाई दिया होगा, डार्क वेब।
तो इस पर क्वेश्चन ही बना दिया है। हाल ही में साइबर अपराधियों के कारण चर्चा में रहा डार्क वेब क्या है? तो देखिए, डार्क वेब इंटरनेट का ही हिस्सा है, लेकिन इसे सामान्य रूप से सर्च इंजन पर नहीं ढूंढा जा सकता और इस तरह की साइट को खोलने के लिए विशेष तरह के ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका उत्तर। तो देखिए, डार्क वेब इंटरनेट का एक हिस्सा है, लेकिन इसे सामान्य रूप से सर्च इंजन पर नहीं ढूंढा जा सकता। इस तरह की वेबसाइट को खोलने के लिए एक विशेष तरह के ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जिसको क्या बोलते हैं, टोर कहते हैं। तो इस तरह से याद रखिए आप, इसको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान किन दो नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार संबंधी रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को निर्देश दिया है कि वह नदियों एवं अन्य जलाशयों समेत पर्यावरण में औद्योगिक एवं अपशिष्ट जल को होने वाले प्रदूषण में आई कमी का अध्ययन और विश्लेषण करे। किन दो नदियों में? सतलज और व्यास नहीं है, गोदावरी और कृष्णा भी नहीं है, नर्मदा तापी भी नहीं है, यह है गंगा और यमुना। तो सी है इसका उत्तर। तो देखिए, कोरोना वायरस को काबू करने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान गंगा और यमुना की जल गुणवत्ता में सुधार संबंधी रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को निर्देश दिया है कि वे नदियों एवं अन्य जलाशयों समेत पर्यावरण में औद्योगिक एवं अपशिष्ट जल से होने वाले प्रदूषण में आई कमी का अध्ययन और विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ जो हाल ही में समाचारों में रहा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। कब? 2006 में। राष्ट्रीय आपदा राहत बल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी यानी एनडीएमए के अधीन कार्य करता है और इस पुलिस बल का मुख्य कार्य किसी आपातकाल या आपात के दौरान खास तरीके से संगठित होकर प्रभावित लोगों को बचाना, उचित और सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। बिल्कुल करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट। दूसरा भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, तो डी है इसका उत्तर। नीचे देख लीजिएगा, सही पूछा है, सही नहीं है पूछा है। तो भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, जिसके अंडर में कार्य करता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल। इस संस्था का मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है। हालांकि भारतीय गणराज्य में आपदा प्रबंधन का जिम्मा वहाँ की राज्य सरकार पर होता है। किसी राज्य में आपदा की स्थिति में भारत सरकार का गृह मंत्रालय उन राज्य इकाइयों के साथ समन्वय का काम करता है। एक प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। दस्तकारों शिल्पकारों के सशक्तिकरण हेतु समर्पित हुनर हाट को पुनः किस थीम के साथ प्रारंभ किया गया है? ये तो पता होगा सभी को। प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से, किस थीम के साथ स्टार्ट किया गया हुनर हाट को? स्वदेशी उत्पाद नहीं है, पश्चिम से स्वदेशी की ओर नहीं है, क्षेत्रीय उत्पाद बढ़िया उत्पाद नहीं है। इसका उत्तर है लोकल से ग्लोबल तक। याद रखिएगा इसको, चर्चा इस पर हो चुकी है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हाल ही में भारत के किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? ये इम्पोर्टेंट हो सकता है प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका नाम आपको याद रखना, हरियाणा नहीं है, असम नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, मिजोरम की सरकार ने राज्य के खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है। ये है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में मॉरिशस प्रधानमंत्री अनिरुद्ध द्वारा आभार प्रकट करने से चर्चा में रही सागर नीति का उद्देश्य क्या है और यह कब शुरू हुई थी? सागर नीति का उद्देश्य क्या है? दक्षिण चीन सागर में शांति सुरक्षा, गलत। प्रशांत महासागर में शांति सुरक्षा समृद्धि, ये भी नहीं है। हिंद महासागर में शांति सुरक्षा और समृद्धि है। और ये शुरू कब हुई थी? ये हुई थी 2015 में, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रूस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के प्रारंभ होने से चर्चा में रहे गगनयान क्या है? 2021 में प्रस्तावित भारत का अंतरिक्ष में मानव मिशन। देखिए, ये तो सबको पता होगा कि ये भारत का अंतरिक्ष मानव मिशन है, मंगल मानव मिशन नहीं है, अभी काफ़ी समय इसको। अब मुद्दा यह है कि ये जाएगा कब? 2021 में जाएगा, 20 में जाएगा, 22 में जाएगा, क्योंकि यहाँ त्रुटि हो सकती है।
तो ये 21 में नहीं जाना है, 20 में भी नहीं जाना है, ये 22 में जाना है। तो 2022 में प्रस्तावित भारत का अंतरिक्ष में मानव मिशन है, और जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं उनका प्रशिक्षण अभी लॉकडाउन के दौरान रुक गया था, अभी फिर से स्टार्ट हो गया है रूस में। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो पुरंदर दास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में जाना जाता है। वे भगवान कृष्ण के महान भक्त, वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक थे। वे कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध साहित्यकार कनकदास के समकालीन थे, और कनकदास का समय है 1509 से 1609। करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट, डी है इसका उत्तर। तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था, और कर्नाटक संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। वे भगवान कृष्ण के महान भक्त, वैष्णव कवि, संत एवं समाज सुधारक थे। वह एक संगीतकार, गायक, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के मुख्य संस्थापकों में से एक थे। तो दूसरा करेक्ट हो गया, पहला करेक्ट हो गया, और करेक्ट हो गया तीसरा भी, क्योंकि देखिए वह द्वैत दार्शनिक संत व्यास तीर्थ के शिष्य थे और कनक दास के समकालीन थे। कनक दास का समय 1509 से 1609। कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार, कवि, दार्शनिक और संत थे कनक दास। उन्हें कर्नाटक संगीत के लिए कन्नड़ भाषा में रचित रचनाएं कीर्तनास और उगा भोग के लिए जाना जाता है, इसलिए तीसरा भी करेक्ट है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूज़ में था अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो, और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए स्थापित एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था है, और बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना रघुराम राजन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, और बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें से कौन सा सही है। देखिए, पहली बात तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है। कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई। और रघुराम राजन समिति की सिफारिशों पर इसकी स्थापना नहीं की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी पीजे नायक समिति की सिफारिशों पर। तो 2-3 गलत है यहाँ पर, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो केवल एक ही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को व्यापार कारोबार की रणनीति बनाने और पूंजी जुटाने की योजना में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना पीजे नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, न कि रघुराम राजन। बैंक बोर्ड ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है, मुंबई में है। और बैंक बोर्ड ब्यूरो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणालियों में सुधार के लिए स्थापित एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था है। याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है प्रश्न। तो ये 12 प्रश्न ऐड किए गए थे, इम्पोर्टेंट, अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।